आज प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी को घर मिला तो कल क्या उसे बड़ा बंगला मिल जाएगा और एसी कार मिल जाएगी। आज किसी को 5 किलो मुफ्त राशन मिला तो कल क्या उसे बिरयानी मिलेगी, पुलाव मिल जाएगा। ऐसा होता तो नहीं है और ना ही लाभार्थियों की ऐसी कोई कल्पना होती है, कोई उम्मीद नहीं होती है इस तरह की उनकी। वो तो हर दिन अपनी जिंदगी को बचाने की जंग लड़ते हैं और ये वो तबका है कि उन्हें जो भी मिल जाता है उसी को अपना नसीब मान लेते हैं, क्योंकि हर दिन शाम को सोए तो अगले दिन फिर वही चुनौतियां, जिंदगी को चलाने और बचाने की लड़ाई। अब आप कल्पना कीजिए कि इस तरह के लाभार्थी वर्ग के लिए सत्ता और सरकार जैसे भारी भरकम वैभव और विलासिता से भरे हुए शब्दों के क्या मायने हो सकते हैं। ये वर्ग जब लोकतंत्र के अपने सबसे कीमती हक यानी वोट का हक, जब वो इसका इस्तेमाल करता होगा तो क्या सोचकर करता होगा। उसके पास हिसाब किताब लगाने के लिए, सोचने परखने के लिए क्या चीजें होती होंगी। मुझे लगता है कि इसकी कल्पना भी बहुत कम लोग कर पाएंगे। अंदाज लगाना मुश्किल है, लेकिन मौजूदा सत्ता को इसका पूरा अंदाजा है और उनके अपने हिसाब से उनका अंदाजा बिल्कुल सटीक भी है। नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है और आज का सच ये है कि मौजूदा सत्ता का कोई भी काम देश या समाज की भलाई से पहले वोट बैंक की बुनियाद को जांचता है, परखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 11 साल के शासनकाल में बिहार के 60 लाख परिवारों को, जी हां, सिर्फ बिहार में 60 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत घर दिए हैं। अब अगर इतने परिवार ही, मतलब 60 लाख परिवार अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दें तो करीब करीब 2 करोड़ वोट भाजपा को मिल जाएगा। ये हमारा कैलकुलेशन नहीं है, ये तो मोदी जी की विशुद्ध सत्ता वाली सियासत का वो सच है जो प्रधानमंत्री मोदी के भरोसेमंद नेता सम्राट चौधरी जी ने बताया है। चौधरी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और उनका गणित तो साफ साफ बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता हुआ देख रहा है। शायद उनकी आंखों में ख्वाब पल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ देख रहे हो, क्योंकि शुक्रवार यानी कल प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मोतिहारी आए तो जब वो खुले रथ पर सवार होकर के अपनी सभा वाली जगह पर जा रहे थे तो उस रथ पर एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी। लेकिन आज हमारा फोकस बिहार का अगला मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि आज हमारी बातचीत का विषय लोकतंत्र है। वो लोकतंत्र जिसे लेकर मोदी सत्ता विपक्ष के निशाने पर है। आज हमारा विषय लोकतंत्र को हड़पने के मोदी सत्ता के वो दांव पेच भी हैं जिसमें वोटर लिस्ट में हेरफेर है, वोटर लिस्ट की विशेष सघन जांच यानी एसआईआर भी है जो बिहार में चल रही है, और हर प्रकार की लाभार्थी योजना भी है जिसकी सिर्फ एक सच्चाई बिहार बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी ने जोश में आकर के सबके सामने रख दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में अनजाने में ही उसी सच्चाई का, सत्ता की उसी चाल का थोड़ा और विस्तार कर दिया। मोदी जी ने भी बताया कि पीएम आवास योजना के तहत पूरे देश में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा घर बने हैं, जिनमें से 60 लाख घर अकेले बिहार में दिए गए हैं, यानी करीब 15%।
तो 15% पूरे देश का 15% सिर्फ बिहार के हिस्से में, और बाकी 85% जो बचता है उसमें पूरा देश। अब सोचिए, उसमें 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। बड़ी आबादी के लिहाज से देखा जाए तो बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हैं। जो बिहार में अनुपात है घरों को देने का, पीएम आवास के घरों को, अगर उसी अनुपात से चले तो ये जो 7 राज्य हमने गिने उनमें 4 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा। यानी देश के बाकी 20-21 राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनको प्रधानमंत्री आवास का एक घर भी नहीं मिलेगा, उनके हिस्से नहीं आएगा। तो क्या पीएम आवास को बांटने का फार्मूला ऐसा ही है? तो फिर बिहार पर इतनी मेहरबानी क्यों? दरअसल सवाल में ही जवाब है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। चुनाव तो है, लेकिन मुख्यमंत्री मोदी जी की मर्जी और पर्ची वाला नहीं है। इसी सूरत को बदलने के लिए नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 साल की अपनी सत्ता में लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार। 2015, फिर 2020 और अब 2025। 2025 तक मोदी सत्ता ने बिहार में जमीन पर काम क्या किया? ये सवाल बेमतलब है, बेमानी है, इसे आप पूछिए भी मत। आप सिर्फ उनके ऐलान को जोड़ लीजिए और जो ऐलान किए गए उसमें गिनाई हुई कुल रकम को जोड़ लीजिए, और वो सब जोड़ करके आप किसी परी लोक की कल्पना कर सकते हैं। मोतिहारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण ने भी गंभीर संकेत दिया है। राज्य की फिक्र तो दूर, शायद उन्हें अपनी पार्टी की भी फिक्र नहीं रह गई है। सब कुछ आदरणीय मोदी जी को समर्पित। अब ऐसा वो खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं या फिर कोई दांव पेच उन्हें इस हाल में लेकर आया है, ये बहस एक अलग ही मुद्दा है। मोतिहारी में बिहार के किसी मौजूदा हालात का जिक्र तक नहीं हुआ। जो कुछ बिहार में चल रहा है, जो बिहार झेल रहा है, वहां सिर्फ परी लोक की कथाएं बांची गई, एक कल्पना लोक गढ़ा गया, और जो वहां भीड़ मौजूद थी वो भारी उमस में पसीनों को सुखाने के लिए तिरंगा हाथ में पकड़ी हुई भीड़ उस तिरंगे को पंखा बना करके हवा झलती रही, जबकि जमीन का सच तो सबके सामने है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, इलाज की कमी, कामकाज के लिए पलायन और इन दिनों जबरदस्त अपराध, इन तमाम मुद्दों पर बिहार सबसे आगे खड़ा है। ताबड़तोड़ हत्याओं ने पूरे बिहार को हिला कर रखा हुआ है, लेकिन पटना से लेकर दिल्ली तक और सत्ता से लेकर सिस्टम तक, ये सब ना ही इसे क्राइम मानते हैं और ना ही फिक्र की कोई बात समझते हैं इसको। नीतीश कुमार के लंगोटिया यार माने जाने वाले जदयू के सांसद और मोदी कैबिनेट के मंत्री ललन सिंह, वो इसे आपसी विवाद का मामला और मामूली बात बताते हैं, बाकायदा मीडिया के सामने। और बिहार पुलिस के आला अफसर भी मालूम है क्या कहते हैं? वो इसे किसानों के खाली वक्त का शगल और बेरोजगार युवाओं की कमाई का जरिया बता देते हैं, वो भी मीडिया के सामने। उनका कहना है कि अप्रैल से जून का जो समय होता है उस समय किसान खेती के काम से थोड़ा फ्री रहते हैं। जुलाई से बारिश का मौसम होता है, तो जुलाई आने पर वो अपने खेतों में लौटते हैं। तो इस दौरान हर साल अपराध बढ़ ही जाता है। लोग चिंता ना करें, सब नॉर्मल है जी। एक और दलील उन्होंने ये दे दी कि आजकल बेरोजगार युवा जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में भी अपराध कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ललन सिंह और पुलिस अफसरों की बातों पर अपना माथा पीटें। शायद उनके मन में यह सवाल भी आए कि भला किस मुंह से सत्ता खुद को फिर से चुने जाने के लिए वोट मांग सकती है जब हालात ऐसे हैं।
अगर यही मौजूदा सत्ता का ज़मीनी सच है तो उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। लेकिन जागरूक जनता की ऐसी सोच का पहले से ही पूरा अंदाजा भी सत्ता रखती है। इसीलिए उसने अपनी सत्ता को महफूज रखने की खातिर अपना एक खास एक्सक्लूसिव वोट बैंक तैयार कर लिया है, एक बाड़ा बना लिया है और उसमें अपने वोट बैंक को कैद कर लिया है। विपक्ष इस मामले में सिर्फ चुनाव आयोग और उससे जुड़ी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार, इसमें वोटर लिस्ट से लेकर के वोटिंग मशीन तक सब कुछ आ जाता है। अपना एक्सक्लूसिव वोट बैंक तैयार करने का एक तरीका ये भी है, लेकिन मोदी सत्ता के ऐसे दांव हर राज्य में सवालों के घेरे में हैं, सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में भी हैं। ये बात मोदी जी बहुत बहुत पहले से जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपना एक्सक्लूसिव वोट बैंक तैयार करने के लिए एक नई राह चुन ली, एक नया रास्ता ही बना दिया। वो क्या रास्ता है? वोटर को लाभार्थी बना देने का रास्ता। देश की जनता को हर चीज मिलने का जो संवैधानिक अधिकार है उसे टुकड़े की तरफ फेंकने और भीख की तरह देने का ये मॉडल बना दिया मोदी जी ने। अब इस मॉडल में उस लाभार्थी को ये एहसास भी कराया जाता है कि भाई ये तो सिर्फ तभी मुमकिन है जब मोदी है तो मुमकिन है। हालांकि पूरे देश में जवाहर कॉलोनियां और इंदिरा आवास आज भी मौजूद है, यानी ये क्रम तो पहले से चला आ रहा है। सत्ता बदलने पर इन योजनाओं के सिर्फ नाम बदले हैं। वैसे भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 11 साल में शायद सिर्फ एक ही मौलिक अभियान चलाया है, सूखा कचरा गीला कचरा वाला स्वच्छता मिशन। और ये बात मानने वाली है, इस पर काम हुआ है, लेकिन उस मिशन के लिए भी मोदी जी को बापू का ही सहारा लेना पड़ा। बाकी उनकी हर योजना पिछली सरकार के कामों का एक्सटेंशन है, लेकिन उसका फुल क्रेडिट मोदी जी भरे मंच से बिना किसी लोक लाज के डंके की चोट पर लेते रहते हैं। ये 5 किलो मुफ्त राशन हो या प्रधानमंत्री आवास या ऐसी तमाम योजनाएं, आप गिन लीजिए, जनधन, महिला सम्मान, किसान सम्मान निधि, जितनी भी योजनाएं गिनेंगे सबका लक्ष्य क्या है? वही एक्सक्लूसिव वोट बैंक तैयार करना जो मोदी जी की सत्ता को कवच प्रदान कर सके। आज तक जिस बात को कभी साफ शब्दों में कहा नहीं गया उसे बिहार में सम्राट चौधरी ने एक झटके में बता दिया। बिहार मॉडल जैसा ही पूरे देश का मॉडल है। इसमें चुनाव आयोग का योगदान और साथ में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन जैसी संस्थाओं का योगदान भी जोड़ करके मोदी जी अपने लिए सत्ता का कभी ना हारने वाला फार्मूला इजाद कर लिया है। इसीलिए उनके जो खास किस्म के नेता हैं वो क्या कहते हैं कि अगले 15-20 साल तक मोदी जी को कोई हिला नहीं पाएगा, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने रहने वाले हैं। इस फार्मूले में ना ही जमीन पर किसी बड़े बदलाव को लाने की जरूरत है और ना ही उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो काम तो चाहे जो करे लेकिन काम जमीन पर ही कर रहा है। और मोदी सत्ता को लोकतंत्र वाली जमीन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने अपने लिए सत्ता वाली एक नई जमीन तैयार कर ली है। लाभार्थियों को उनके हक के बारे में कभी ना सोचने देना और वोटिंग के वक्त एहसान का एहसास जताना। और वोट हासिल करने के लिए पन्ना प्रमुख अमित शाह जी के पन्ना प्रमुख तो मौजूद हैं, और फिर भी कुछ कमी बेसी हो गई तो सरकारी सिस्टम है वो हरकत में आ जाता है। इस बात की वानगी भी आप हाल ही में देख चुके हैं। वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी की पहली सिंदूर सम्मान यात्रा को याद कर लीजिए। उस रोड शो में
जिस तरह की भीड़ आई थी, उन लोगों ने क्या बताया बाद में? उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने भीड़ जुटाने के लिए कितने कितने जतन किए थे। अफसरों पर बाकायदा आरोप लगे कि उन्होंने तमाम सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी थे उनको फरमान सुना करके वहां रोड शो में बुलाया था, और जो नहीं आने को तैयार था उसको धमकाया भी था। यहां तक कि लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को भी जोर देकर के बुलाया गया, सड़क किनारे खड़ा होकर के मोदी जी पर फूल बरसाने की बात कही गई। ये बात उन लोगों ने खुद कहा था कि हमें बुलाया गया और फूल बरसाने के लिए कहा गया, यानी ऑल सेट। जिस बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को, खुद मोदी जी को भी कुल 1 करोड़ वोट भी नहीं मिले, वहां मोदी जी ने इस बार अपने लिए 2 करोड़ वोट का जुगाड़ कर लिया है। SIR से लेकर के बाकी के दांव पेच भी तो हैं। इसका मतलब यह है कि इस बार बिहार में लड़ाई NDA और इंडिया की नहीं है, सत्ता के गढ़े लोकतंत्र और संविधान से बुने हुए लोकतंत्र के बीच है। बचना तो हर हाल में संविधान से बने लोकतंत्र को ही चाहिए। इसी में भारतीय लोकतंत्र का कल्याण है, आपका कल्याण है, हमारा कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद।